हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है उसके रिगार्डिंग एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज मेंशन करी है। दरअसल ऐसा होता है कि आप सभी को पता होगा कि जब भी सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को, काफी सारे लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलता है। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मिल सकता है, एससी कैटेगरी को भी मिल सकता है, एसटी कैटेगरी को भी मिल सकता है, ओबीसी कैटेगरी को भी मिल सकता है। और अभी हमने देखा है कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाले भी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के लिए आपको जमा करवाना पड़ता है, आपको सबमिट करना पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट को। अब अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्या आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। या मान लीजिए कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रही हूं, पर मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट किया है तो। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, वहां पे मैंने अपने स्टेट गवर्नमेंट वाले जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो सबमिट किया है तो। या बेसिकली जो भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है रिक्रूटर के द्वारा या जो हम लोगों को लेने वाले हैं उनके द्वारा, उससे विपरीत कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो क्या यहां पे मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा डिस्पाइट मी बीइंग एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की पर्सन। इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है इन द केस ऑफ मोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पे बेंच है दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस मनमोहन की। सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई करते हैं कि कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकता रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट का अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है तो। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे, जहां पे पुलिस की काफी सारी कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट हो रहे थे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोहित कुमार जी की, तो इनके द्वारा सबमिट किया जाता है ओबीसी सर्टिफिकेट इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट, जो कि आपकी केंद्र सरकार के द्वारा फॉर्मेट बताया गया है। उसी फॉर्मेट में इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट को सबमिट किया था, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनका सिलेक्शन नहीं होता डिस्पाइट गेटिंग द कट ऑफ मार्क्स फॉर ओबीसी। इसी को ये चैलेंज करते हैं पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपका चयन नहीं होता है डिस्पाइट गेटिंग द मार्क्स ऑफ ओबीसी कट ऑफ, वो बिल्कुल सही है क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया था। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है? तो कहने का मतलब, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं आपको सारी चीजें हटा के, तो अगर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नोटिफाइड वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे आप अप्लाई करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट, जो भी उन्होंने फॉर्मेट बताया कि इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में आप सबमिट करोगे। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफाइड वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो सिचुएशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया नोटिफाइड कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करोगे। इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो उत्तर प्रदेश का पुलिस रिक्रूटमेंट अपना कोई अलग फॉर्मेट बता रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही या इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करना, तो आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट आप लेकर नहीं चल सकते हो कि मैंने यूपीएससी के टाइम पे ये कास्ट को सबमिट किया था तो अब मैं हर एग्जाम में उसी कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पे आपको जो एग्जाम में गाइडलाइंस बताई जाती है उसे ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काफी ज्यादा एरर हो सकते हैं या इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जैसे कि मोहित कुमार जी के साथ हुई है। और ये सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं, हर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे आप एससी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, एसटी की बात करो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हो। ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स आपको ऐसे ही बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक्शन लेना पड़ता है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या फिर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, वो आप सबमिट करोगे। उसके बाद में आपके लिए पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि आप इसका बेनिफिट डिराइव कर सको। और अगर हम बेनिफिट डिराइव करने की बात करते हैं तो वो तब हो पाएगा जब फॉर्मेट भी आपने प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो। यहां पे मोहित कुमार जी को तो बेनिफिट नहीं मिल पाया, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लैरिफाई किया है आगे के सारे केसेस के लिए कि यहां पे कैंडिडेट्स को सतर्क हो जाने की रिक्वायरमेंट है। आप यहां पे अगर इस तरीके से एक्ट कर रहे हो तो आपका काफी भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का लास्ट एज था एक एग्जाम में अपियर करने के लिए, वो आपका वेस्ट चला गया, या मान लो आपका आखिरी अटेम्प्ट था, जो भी कह लो, मतलब काफी ज्यादा लेने के देने पड़ सकते हैं अगर आपने सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली सबमिट नहीं किया तो। इसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया था, जो कि मोहित कुमार जी ने नहीं पढ़ा। अक्सर हम लोग जब वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन में क्या लिखा है केवल ऊपरी तौर पे देखते हैं, वैकेंसी कितनी आई है ये देख लिया, अप्लाई करने की तारीख क्या है, आखिरी तारीख क्या है, वगैरह वगैरह बेसिक तौर पे पढ़ लिया।
हमने उसके बाद में और इन डेप्थ नहीं पढ़ा कि और क्या क्या मेंशन कर रखा है, जैसे कि ये बात की एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर रखा था कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है वो स्टेट वाले प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही करना है, तो वो इनसे मिस हो गया, इन्होंने सेंट्रल फॉर्मेट में कर दिया और ये सारी सिचुएशन इनके लिए क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, इसके अलावा एक तरह से सलाह भी दी है सारे के सारे कैंडिडेट्स को कि आप टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से पढ़ा करें, नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा करें, कास्ट सर्टिफिकेट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करवाया कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने प्रॉपर नहीं भी फिल किया तो चल जाएगा, नहीं चल पाएगा अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। तो अगर लीगल एस्पेक्ट की बात करते हो तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 एक तरीके से बात करता है कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट किसी भी तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है तो किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आर्टिकल 16 बात करता है इन जनरल अगर बात करें तो इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 16 जनरली बात करता है। तो सरकारी नौकरी मैं भी ले सकती हूं, आप भी ले सकते हो, सभी लोग ले सकते हैं, किसी के साथ में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई महिला है तो उसे मना कर दिया, कोई और किसी पर्टिकुलर कास्ट का है तो इसलिए मना कर दिया, ऐसे आप करके किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन हो रहा है तो वो चीज अलाउड होती है। फॉर एग्जांपल हर नोटिफिकेशन में अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिमांड है कि आपका एलएलबी क्रैक हो चुका हो या एलएलएम हो चुका हो, हर एग्जाम का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो रिक्वायरमेंट की वजह से कोई भी डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रहा है तो दैट इज फेयर एंड रीजनेबल एंड दैट इज नॉट ब्रीचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। इसी तरीके से आप आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 देखोगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बात कर रखी है कि स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और इसमें कोई भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया रजिस्ट्रार जनरल कैलकाटा हाईकोर्ट वर्सेस श्रीनिवास प्रसाद शाह 2013 के जजमेंट को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट अप्लाई किया गया। आर्टिकल 141 आप पढ़ोगे, आर्टिकल 141 आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट्स बाइंडिंग रहने वाले सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर, यानी कि हाई कोर्ट्स की बात कर लो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर लो, उनके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखने वाले, इनफैक्ट सिटीजंस के ऊपर भी टू एन एक्सटेंट बाइंडिंग इफेक्ट रखने वाले हैं। तो 2013 में ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है मस्ट बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ओनली, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए दे रहे हैं, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए दे रहे हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होने चाहिए। अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगी, कौन एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल रहा है, कौन सी अथॉरिटी है, ये सारी चीजें। और ये जो है आपको एडवर्टाइजमेंट से देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है वो आप अपने ऊपर बुला रहे हो, इसमें कोई भी गलती एडवर्टाइजमेंट करने वालों की या फिर जो जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकाल रहा है उनकी नहीं होगी। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है जो ये वाला मोहित कुमार वाला दिया है इसमें पहली बार ऐसी बात बोली है। 2013 में ये चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी गई थी, लेकिन इसको वापस से रीस्टैब्लिश या रीइटरेट किया गया और रेफर किया गया इसी 2013 के केस को और कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को अप्लाई करते हुए और सारे फैक्टर्स को, सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मोहित कुमार जी को यहाँ पे डिबार किया जाए, यहाँ पे इन्हें कोई भी बेनिफिट ना मिले कास्ट सर्टिफिकेट का। तो इसी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो और अगर आप में से भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया करता है तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट की हर एक टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। आपका क्या ओपिनियन इस पर्टिकुलर मामले पे से कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।